हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत का जो नदियों का अपवाह तंत्र है उसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। जो इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पहला लेक्चर है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा, जिसमें सारा का सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होगा, और जो उसका लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये भारत की नदियों का जो टॉपिक है कुल मिला के 3 पार्टों में कवर होने वाला है। पहले दूसरे पार्ट में सारा का सारा थ्योरी सेक्शन, दूसरे में क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में 2 टर्म्स बहुत ही बार-बार काम यूज होने वाली हैं। पहला एक एस्चुरी और दूसरा है ज्वार नदमुख। अब एस्चुरी और ज्वार नदमुख होता क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। सागर तट पर स्थित आधापन खारे के पानी का वह क्षेत्र जहाँ पे नदियों का क्या होता है, ताजा पानी मिलता है। यानी कि एस्चुरी कौन सा स्थान होता है, एस्चुरी या ज्वार नदमुख वो स्थान होता है जहाँ पे नदियों का जो सागर तट पे स्थित नदियों का जो खारा पानी होता है वो समुद्र के ताजे पानी के साथ मिलता है। उस स्थान को एस्चुरी कहते हैं। जैसे आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये एस्चुरी है। यहाँ पे ये नदियों का जो खारा पानी है, समुद्र के खारे पानी से नदियों को ताजा पानी मिल रहा है, वहीं पे एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो डेल्टा होता है वो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा डेल्टा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सागर महासागरों में मिलती हैं नदियां, उस स्थान पर डेल्टा बनता है और उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण होता है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही प्राय डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, ये सारी सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल से बताने वाला हूँ। तो, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों टर्म्स एस्चुरी और डेल्टा समझ में आया होगा। देखिए, डेल्टा की इमेज कुछ इस प्रकार से होती है। ये नदियां हैं, ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई ये नदियां आ रही हैं, ये जो धाराओं में बटी हुई और ये समुद्र में मिल रही। तो जिस स्थान पर समुद्र मिलती हैं उस स्थान पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये देखिए डेल्टा बन रहा है, ये नदियां आ गई सारी की सारी और ये समुद्र पे मिल रही है, तो उस स्थान पर डेल्टा बनता है। और जो ज्वारनदमुख होता है यानी एस्चुरी होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई, जहाँ पे जो नदियों का जो ताजा पानी होता है समुद्र के खारे पानी से मिलता है। जैसे ये स्थान है तो ये एस्चुरी है। ठीक है, ये एस्चुरी वाला स्थान है और ये डेल्टा वाला स्थान है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र को अच्छे से जान लें। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिससे अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं मिल करके एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। जैसे आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये मेन धारा है और इस पे कई छोटी छोटी धाराएं मिलके एक मुख्य धारा का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, जैसे ये हिमालय पर्वत से निकली समझ करो ये धारा है और इस पे कई छोटी छोटी धाराएं आके मिल जा रही हैं, तो ये नदियों की सहायक नदियां कहलाती हैं और ये मुख्य धारा है जो जाके आखिरी में समुद्र पे गिरने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी धाराएं आती हैं और मुख्य नदी की सहायक धारा कहलाती हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही आपको जैसे बताया था कि भारत के अपवाह तंत्र को हम 2 भागों में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम भारत के हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन से अपवाह तंत्र आते हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। इन तीनों अपवाह तंत्र के बारे में हम हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि इस लेक्चर में होने वाला है। और अगले लेक्चर में हम नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। ये 3 देश कौन कौन से हैं, पहले तो इसका उदय जहां से होता है चाइना यानी कि तिब्बत, चाइना, इसके बाद इंडिया और इसके बाद लास्ट में पाकिस्तान पे जाके ये गिर जाती है। पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तिब्बत की मानसरोवर झील से निकली हुई है सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। कहां से भारत में कहां से प्रवेश करती है, वो स्थान कौन सा है, दमचोक नामक स्थान है जहां पे क्या सिंधु नदी है जो भारत पे प्रवेश करती है। ठीक है, और बहती हुई है नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जो ये स्थान है दर्दिस्तान नामक स्थान है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये स्थान दर्दिस्तान है। और ये कौन सा दमचोक नामक स्थान है जहाँ पे दमचोक में भारत पे प्रवेश करती है सिंधु नदी और दर्दिस्तान से पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। और ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी किन किन देशों से होकर बहती है, चीन, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देश नोट करना कि जो भारत का जो लद्दाख का लेह क्षेत्र है, वो जो सिंधु नदी है उसके कौन से तट पे स्थित है? दाएं तट पे स्थित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि जो लेह शहर है, जो भारत का लेह शहर है, वो सिंधु नदी के कौन से छोर पे स्थित है? तो दाएं तट पे स्थित है। सिंधु नदी अरब सागर से गिरने से पहले इसमें कई नदियां आके मिलती हैं। ये 5 नदियां प्रमुख हैं, इनको पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। इन 5 नदियां कौन सी हैं? झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। चलिए तो इन नदियों को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहली नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी सिंधु की। ये कहाँ से इसका उद्गम जो होता है? हिमालय के के12 लारा दर्रा से होता है। हिमालय के के12 लारा दर्रा जो हिमालय में, वहीं से सिंधु चेनाब नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदियों से होता है। हिमाचल प्रदेश जैसे ही भारत में हिमाचल प्रदेश में यह नदी आती है, इसकी 2 नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। एक चंद्रा, एक का नाम है भागा। तो इसलिए इस नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी से जानते हैं? चेनाब नदी को। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में जाकर पहुंचती है। जब ये सिंधु नदी के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी की मुख्य धारा आ रही और ये चेनाब नदी आके पाकिस्तान में आके मिल जाती है। इससे पहले इसमें झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी भी आकर इसके आके मिलती है। तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी का उद्गम स्थान जो होता है कश्मीर के बैरीनाग के निकट से स्थान से होता है। कहाँ से? कश्मीर पे एक स्थान है बैरीनाग, वहीं पे, ठीक है, वहीं पे जो झेलम नदी इसका उद्गम होता है। ये कश्मीर का बैरीनाग नामक स्थान है, यहीं पे इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। और पाकिस्तान के जंग के निकट, ये जंग प्रांत है पाकिस्तान का, यहीं पे चेनाब नदी में मिल जाती है। देखिए चेनाब नदी की मुख्य धारा आई और झेलम नदी इस पे आके मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार रावी नदी होती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम होता है। कश्मीर पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान के निकट जंग के स्थान पे झेलम चेनाब नदी से मिल जाती है। तो चेनाब नदी में 2 धाराएं मिली, झेलम और रावी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सतलज नदी है और सतलज और ब्यास नदियां हैं, वो भी चेनाब नदी में मिलती हैं। जो चेनाब नदी जाके आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। तो देखिए पहले सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है, ये तिब्बत की राक्षस ताल से होता है। राक्षस ताल तिब्बत में एक मानसरोवर झील के पास एक तालाब है, जिसको राक्षस ताल कहते हैं। सिंधु नदी के समांतर बहती हुई है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे पंजाब में होते हुए पाकिस्तान के बहालपुर में चेनाब नदी से मिल जाती है। जो सतलज नदी है, बहालपुर नामक स्थान है पाकिस्तान का, यहीं पे सतलज नदी मिल जाती है। चेनाब में मिलने वाली पहले इसमें ब्यास नदी भी मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है? ब्यास नदी मिलती है। ब्यास नदी, अब ब्यास नदी के बारे में डिस्कस करें तो रोहतांग दर्रे से भी ब्यास नदी का उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के पास से बहते हुए हरिके नामक स्थान पे क्या से मिल जाती है? हरिके नामक स्थान पे सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये 5 नदियां हो गई। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज। ये जब सिंधु नदी पे मिलती है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है इन नदियों को। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, जो हरिके क्षेत्र है, इसमें ब्यास और सतलज नदियों के संगम की बात की है। वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जो सतलज और ब्यास नदियों का जो संगम है, ये हरिके नामक स्थान है, जो ये वाला, यहीं से देश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर बहती है, जो कि पंजाब राजस्थान से होती हुई गुजरती है। और राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है, 470 किलोमीटर है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रेगिस्तान की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान के बहालपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है, तब ये चिनाब नदी के साथ मिलकर के पंचनद का निर्माण करती है। जो बहालपुर है पाकिस्तान का, यहाँ पे पंचनद का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इस पे झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी और सतलज नदी, 5 नदियां मिलकर के सिंधु नदी से मिलती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये सारी की सारी नदियों का स्थान जो कि तिब्बत और भारत से हो रहा है। अगर ये भारत क्या करे, इन सारी नदियों को रोक दे, तो पाकिस्तान में तो पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसी को देखते हुए पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पूर्व की जो 3 नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलज, इन नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया। कौन कौन सी नदियां? रावी, ब्यास और सतलज। और चिनाब और झेलम और सिंधु नदी, जो कि पश्चिम की 3 नदियां हैं, इनका जो नियंत्रण है पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, जो वैसे बात करें तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों को मोटे तौर पे, तो इनका जो 80% पार्ट है
जल का पार्ट है वो पाकिस्तान यूज करेगा। कितना? 80% भाग है वो पाकिस्तान यूज करेगा और बाकी का जो 20% भाग है वो भारत यूज करेगा। ऐसा ही कुछ इसमें ब्यास, रावी, सतलज नदियों में है जिसमें 80% पार्ट जो भारत यूज करने वाला है और 20% पार्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो ये इसी को देखते हुए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया और तीन नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, ये सिंधु जल समझौता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस किया। चलिए अब गंगा नदी तंत्र को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। गंगा नदी तंत्र को डिस्कस करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो किससे बनी है। तो गंगा गोमुख से निकली हुई भागीरथी नदी, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदियों को जो गोमुख से निकली भागीरथी से मिलती है तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग में मिल जाती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद क्या होता है? ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का रूप धारण करती है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर और बांग्लादेश में जैसे मुख्य धारा आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये देखिए ये गंगा नदी की मुख्य धारा है जो बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। ये तो जो निकलती कहाँ से? गोमुख हिमानी से निकली हुई भागीरथी और सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदियों को जो देवप्रयाग में संगम होता है उसको क्या कहते हैं? उसी से फिर गंगा नदी जो देवप्रयाग में संगम के बाद उस नदियों को भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त रूप से गंगा नदी की मुख्य धारा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गंगा नदी से मिलने से पहले जो अलकनंदा नदी होती है उस पर कई सारी नदियां मिलती हैं, जैसे कि पिंडार नदी। अलकनंदा की 2 मुख्य सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और दूसरी है मंदाकिनी नदी। जो मंदाकिनी नदी है वो कहां से निकलती है? अलकनंदा की रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। जो रुद्रप्रयाग नामक स्थान है, अलकनंदा नदी से कौन सा मिलती है? मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है और धौलागिरी गंगा जो है वो भी विष्णुप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना, जो बद्रीनाथ नामक प्रसिद्ध स्थान है वो मंदाकिनी नदी, किस नदी? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ और बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो आपने इस सारे पॉइंट डिस्कस किया, अच्छे से आपको याद होगा। अब मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं। जो कर्णप्रयाग है उस पे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग पे, धौला गंगा और जो अलकनंदा ये विष्णुप्रयाग पे मिलती हैं और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा और भागीरथी और देवप्रयाग। तो आपने सब देखा कि मुख्य धारा तो अलकनंदा ही है। इस अलकनंदा की धारा पे ही सारी नदियां मिल रही हैं। क्यों? तो अलकनंदा नदी मेन धारा जो गंगा की है वही अलकनंदा नदी होती है। अब इसको आप याद रखिएगा, जो धौली गंगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी की मुख्य धारा बनती है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं गंगा नदी का प्रवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां इससे मिलती हैं। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बहती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास से 2 मुख्य धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा पद्मा कहलाती है, दूसरी धारा हुगली नदी कहलाती है। ठीक है, तो कहाँ पे बढ़ती है? फरक्का पे। कहाँ पे फरक्का? पश्चिम बंगाल का जो फरक्का वहां पे एक मुख्य धारा हुगली होती है और मुख्य धारा जो पद्मा होती है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में कौन सी धारा जाती है? उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो बांग्लादेश है वहां पे गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये पद्मा नदी आगे चल करके जो ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है कि जो चीन से होती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जो गंगा नदी तंत्र दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किसके साथ मिलकर के ये मेघना का रूप धारण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के। ठीक है, तो कहाँ गिरती? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। यमुना हो गई, कोसी हो गई, सोन हो गई, गोमती हो गई, दामोदर हो गई, घाघरा या सरयू नदी हो गई, गंडक और रामगंगा। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी जो होती है ये उत्तराखंड के बंदरपूंछ इलाके से निकली ये नदी जो प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और प्रयागराज में गंगा नदी से मिलने से पहले इसमें कई सारी नदियां मिलती हैं, जैसे कि चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन नदी हो गई। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, जो यमुना नदी है इसका प्राचीन नाम कौन सा है? प्राचीन नाम है कालिंदी नदी। तो यमुना नदी है, यमुना नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? कालिंदी नदी। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपूंछ से निकलती है और मिलती कहाँ पे गंगा नदी से? प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। देखते अब ये चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं।
क्योंकि एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंबल नदी की बात करें तो ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है ये नदी। महू जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से बहती हुई ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा के पास, कहाँ पे? इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। ये इटावा शहर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इटावा शहर है, यहीं पे ये यमुना से मिलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। निकलती कहाँ से? इंदौर से निकली चंबल नदी और ये राजस्थान होती हुई कहाँ गिर जाती है? यमुना नदी पे मिल जाती है। अब बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? भोपाल से निकलती है। भोपाल से निकली बेतवा नदी और ये कहाँ पे गिरती है? हमीरपुर के पास। आप भली बात जानते होंगे, हमीरपुर के पास बेतवा नदी जो है यमुना नदी से मिल जाती है। और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, जो कि बेतवा नदी है, इसी पे जो इसके प्रसिद्ध स्थान जो सांची है, जहाँ पे सांची का बौद्ध स्तूप है, अशोक ने जिसको बनवाया था 3वीं शताब्दी में, तो सांची जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, केन नदी है, ये केन नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। तो हमने ये यमुना नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस कर लिया। चलिए अब अगली नदियों के बारे में भी देखते हैं। अब अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी, ये नदी भी भोपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भोपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी है जो कोसी नदी, ये देखिए नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर से निकलती हुई कोसी नदी, और ये कहाँ पे आके ये किस पे मिलती है? गंगा नदी पे। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। ये नदी प्राय अपने मार्ग बदलने का, देखिए आप मैच में देख पाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, बदलने का ज्यादा चर्चा में रहती है। और इसी नदी के कारण क्या होता है? बंगाल में बहुत सारी तबाही होती है। कहाँ पे? बिहार पे। इसलिए इस नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। जो कटिहार नामक स्थान है, ये कटिहार जो कि पटना के पास ही कटिहार नामक स्थान है, यहीं पे क्या कौन सी नदी मिल जाती है? कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या? निकलती कहाँ से? नेपाल से। और कहाँ से बहती हुई? बिहार से भारत में प्रवेश करती है और बिहार में इसको बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। और कटिहार के पास, बिहार के कटिहार के पास गंगा नदी से मिल जाती है। अगली नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई है। दामोदर नदी हुगली नदी में जाके मिल जाती है, जो कि हमने बताया था कि फरक्का के पास हुगली, जो गंगा नदी की दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और पद्मा, तो ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल को अभिशाप भी कहा जाता है। तो किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए, चूंकि प्रदूषण के कारण जो दामोदर नदी है, इसको जैविक मरुस्थल का नाम दिया गया है। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल का नाम दिया गया है? ये पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैविक मरुस्थल के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का जल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत इलाके के गोमत ताल से होता है, जिसे फुल्लर झील भी कहते हैं। कहाँ से? फुल्लर झील से होता है गोमती नदी का। ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है उत्तर भारत की जिसका गंगा की सहायक नदी, जिसका उद्गम क्या होता है? मैदानी क्षेत्रों से होता है। ये गोमती नदी है, गोमत ताल जो कि पीलीभीत के पास है, गोमत ताल जिसे फुल्लर झील भी कहते हैं, ये मात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है, ठीक है। और ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, निकलती कहाँ से? गोमत ताल से, फुल्लर झील जैसे भी कहते हैं, और गंगा की सहायक नदी है जो कि मैदानी क्षेत्रों से उद्गम होता है। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती हुई ये निकली सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पटना नामक स्थान है, यहीं पे गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो सोन नदी है और यमुना नदी, अगर इनके बीच में कोई ना हो तो ये सोन नदी और गंगा यमुना नदी दोनों का जल एक साथ मिल जाएगा। इसीलिए इनको जो अलग करने वाली पहाड़ी है उसका नाम है कैमूर की पहाड़ियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ी है। यही जल विभाजन का काम करती है। यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन करता है? कैमूर की पहाड़ियां जल विभाजन का काम करती हैं। इसके अलावा गंगा की जो सहायक नदियां और कौन सी हैं? घाघरा नदी हो गई, सरयू नदी हो गई, ठीक है, गंडक नदी होती है। गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। कौन-कौन सी नदियां हो गई? तो एक ही बार में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हो गई। गंगा की जो सहायक नदियां हैं, पहली नदी हो गई यमुना नदी, इसके बाद हो गई यमुना नदी की सहायक नदियां हो गई चंबल नदी और बेतवा नदी, केन नदी। इसके बाद जो दूसरी नदी हो गई सोन नदी, पटना में मिलती है। इसके बाद कौन सी हो गई? कोसी नदी, बिहार का शोक कहते हैं, ये मिलती है पटियार में, ठीक है। इसके बाद गंडक नदी हो गई, घाघरा नदी, गोमती नदी, जो कि उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसका स्थान कहाँ से जिसका उद्गम होता है? मैदानी क्षेत्रों से होता है। इसके बाद दामोदर नदी, जिसको क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फरक्का पे गंगा नदी दो पार्टों में बढ़ती है, पद्मा, एक बार मुख्य धारा पद्मा और दूसरी हुगली में बढ़ जाती है। चलिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत कि कौन सी नदियां जो है, कौन सी नदियां जो गंगा नदी में उत्तर उत्तर मतलब
बाएं तट से मिलती हैं और कौन सी दाएं तट से मिलती हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर गंगा से संबंधित कौन सी नदियां बाएं तट से मिलती है, कौन सी नदियां दाएं तट से मिलती हैं, इनके बारे में देखते हैं। जैसे गंगा नदी की मुख्य धारा है, ठीक है, जो गंगा नदी की मुख्य धारा बह रही है, इसकी दाईं ओर से मिलने की बात करें तो 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी। बहुत ही इजी है, गंगा, यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी ये दाएं तट से मिलती हैं। और जो बाएं तट से मिलती हैं, गोमती नदी, गंडक नदी, कांगड़ा नदी, कोसी नदी, ये बाएं तट से मिलती हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2008 में जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर, इसके बाद हो गया पटना, बहुत सारे शहर हैं। इसके बाद फरक्का भी शहर है जो कि पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। गंगा नदी के प्रवाह की बात करें तो निकलती कहाँ से? गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार से बहती हुई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिससे उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये अच्छे से गंगा नदी तंत्र को डिस्कस किया। हमने पहले सिंधु नदी तंत्र, अब गंगा नदी तंत्र को डिस्कस कर लिया। अब हम किसके बारे में देखते हैं? अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। चलिए तो देखते हैं उस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भी तिब्बत से निकली हुई ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है। तो ये भी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन सी नदियों से, कौन कौन देश हैं वो? एक है भारत हो गई, तिब्बत से निकली पहली बात तो, चीन हो गई तिब्बत, या तिब्बत को चीन का ही भाग है क्योंकि तिब्बत, तो तिब्बत हो गए, भारत हो गया, और बांग्लादेश में होकर के गंगा नदी से मिल जाती है। नदी, ये नदी जो तिब्बत की कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हुई उत्तर प्रदेश, वो सॉरी, भारत के असम घाटी में प्रवेश करती है, तब इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दियांग नदी के रूप में जाना जाता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो चाइना या तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में यरलुंग जम्बको या फिर सांगपो के नाम से जाना जाता है। 2 नाम है, यरलुंग जम्बको और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और जो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दियांग नदी से। और अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है? जब वो असम घाटी में प्रवेश करती है, तब उसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पड़ता है, ठीक है। तो आपने जाना क्या कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उद्गम कहाँ से हुआ? उद्गम हुआ मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत की मानसरोवर झील से उद्गम हुआ, ठीक है। और तो हमने डिस्कस किया था कि जो कौन सी नदियां जिनका उद्गम मानसरोवर झील से हुआ। पहली थी सिंधु नदी, इसके बाद सतलज नदी, इसके बाद कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी। तो 3 नदियां जिनका उद्गम कहां से होता है? तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। तिब्बत से निकलने वाली जो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी, उसको किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जम्बको, और सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से, असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए इसकी जो सहायक नदियां, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सहायक नदियों से पहले हम देख लें कि ब्रह्मपुत्र नदी को आखिर कहां-कहां से प्रवेश करती है और क्या-क्या काम करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है, असम घाटी से प्रवेश करती है, तब इसको असम घाटी से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के साथ मिल जाती है, जिसको गंगा होती है, उसी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं, तो पद्मा में मिल जाती है। और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां भी हैं कुछ, क्योंकि उसमें गंगा नदी से मिलने से पहले मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? तिस्ता नदी हो गई, सुबनसिरी नदी हो गई, कमेंग नदी हो गई, मानस नदी हो गई, दिबांग नदी हो गई, लोहित नदी हो गई, जिसे खून की नदी भी कहते हैं, बराड़ नदी, कापली नदी। सारी की सारी सहायक नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तिस्ता, सुबनसिरी, कमांग, मानस और दिहांग नदी हैं। कौन कौन सी? तिस्ता और नदी, ये तिस्ता नदी हो गई, ठीक है, मानस नदी हो गई, कमेंग नदी हो गई, और जो दिबांग नदी है, ये जो नदियां हैं, और सुबनसिरी नदी हो गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से मिलती हैं। और कपिली नदी, बराक नदी, लोहित नदी और जो दिबांग नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किस छोर से मिलती हैं? बाएं तट से मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हो गई। चलिए इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो तिस्ता नदी का उद्गम होता है, वो कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तिस्ता नदी जो है, इसका उद्गम सिक्किम से होता है, ठीक है। सिक्किम में प्रवेश, या बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। जो लोहित नदी है, मैंने बताया था पहले ही, खून की नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में किस छोर से मिलती है? ये बाएं तट से मिलती है, ठीक है। बराक नदी की बात करें तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर में इसको मिजोरम, असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो बराक नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बराक नदी क्या अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? नहीं, बराक नदी कहाँ से होकर बहती है? मिजोरम से निकलती, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और मेघना में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर के विश्व के सबसे बड़े सुंदर डेल्टा, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। और अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो
कि इस साल यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो हुआ था जूनियर स्टूडेंट में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा, माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है, ये माजुली द्वीप है, ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, माजुली द्वीप है, ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन पे।